President Muizu of Maldives has asked India to withdraw its troops by March the 15th. So a deadline has been set by President Muizu. And remember, this comes after his China visit. गरीब आदमी को नया कंबल नहीं मिलता। जब नया कंबल गरीब आदमी को मिल जाता है तो वो दोपहर के 12 बजे शदीद गर्मी में भी उस कंबल में सोया रहता है, क्योंकि कंबल नया मिला है। इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज कि शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है। Maldives has the highest per capita terrorist of any nation in the world. 1 out of 2,000 Maldivians is an ISIS operative. Welcome back to PRA News. Maldives President Mohammad Muizzu has set a deadline for India to pull its troops out of the island nation. He stated that the Indian military personnel should vacate the nation by March 15th. This move follows Muizzu's recent meeting with Xi Jinping during his first state visit to China since taking office. According to Abdullah Nazim Ibrahim, the public policy secretary at the president's office, having Indian military personnel in the Maldives is not in line with President Dr. Mohammad Muizzu's policy. Reports suggest that approximately 88 Indian troops are currently stationed in the Maldives. It's worth noting that President Muizzu rose to power with his India Out campaign, and the withdrawal of Indian troops was a significant promise during his election. The relationship between India and the Maldives has been on shaky ground since Muizzu assumed office in May. Tensions escalated further after 3 deputy ministers from the island nation made derogatory remarks against PM Modi following his visit to the Indian islands of Lakshadweep. On another note, Muizzu's political party faced a setback as Adam Azim, a candidate supported by the pro-India opposition party, secured a landslide victory in the mayoral elections of May. Stay tuned as we explore the media reactions to this evolving situation. मालदीव्स के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि हमने इंडिया को ये कहा है कि वो अपने जो इंडियन मिलिट्री के लोग हैं वो 15 मार्च तक जो है वो मालदीव से निकाले। और ये डेवलपमेंट तब हुई है जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में चाइना से आए हैं। बहुत ज्यादा सेना का प्रेजेंस है नहीं, बट आई गेस एक जेस्चर है इनका। इलेक्टोरल प्रॉमिस भी था, जो मुइज़्ज़ू साहब हैं उन्हीं उसी इलेक्टोरल प्रॉमिस पे आए हैं और उन्होंने ये ऑर्डर इशू कर दिया। बाकी देखिए हाउ थिंग्स अनफोल्ड, देयर आर मच टू बी सीन कि कैसे होता है। पर देखिए इन अ लार्जर कंटेक्स्ट जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते हैं, और मैं सुन रहा था अभी जयशंकर साहब जी को, मैं जो उन्होंने कहा अगर वो नहीं भी कहते तो मैं भी वही चीज कहता। रिलेशनशिप्स जो है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल रिलेशन और एनी अदर रिलेशन, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट्स ऑफ इट, ठीक है ना। तो आपकी कभी किसी से बनेगी, कभी किसी से नहीं बनेगी। पॉइंट ये है कि वो रिलेशनशिप का जो अप्स एंड डाउन्स पार्ट है उसमें एनिमोसिटी नहीं आनी चाहिए, शत्रुता नहीं आनी चाहिए। तो उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है। अभी उनका एक ऐसी गवर्नमेंट है जो एंटी इंडिया प्लान पे आई है एंड उसको शायद चाइना का सपोर्ट है। और मुइज़्ज़ू जो हैं वो पहले चाइना गए, चाइनीज प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, अपने यहाँ से टूरिस्ट ज्यादा भेजो, और उसके बाद आते ही उन्होंने ये बयान डाल दिया या ये ऑर्डर इशू कर दिया कि भाई इंडिया को जो है 15 मार्च तक अपने सारे के सारे ट्रूप्स जो है वो हटाने होंगे। तो अगर ये सिचुएशन है तो ठीक है, जब तक इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो चलेगी। उसके अलावा अभी आप देखिए आज माले में इलेक्शन हुआ मेयोरल पोजीशन के लिए, उसमें इनकी एंटी जो है पार्टी वो जीती है, दे आर प्रो इंडिया। तो आज के डेट में प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो तो ये लाइक अरविंद केजरीवाल और अमित शाह वाला सिचुएशन हो गया है कि दिल्ली के बॉस तो अमित शाह जी हैं, लेकिन दिल्ली में जो राज कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। सिमिलर सिचुएशन हैज अराइजन इन मालदीव्स कि वहां की जो मेयर का पोजीशन है वो किसी ऐसी पार्टी में जीत गया जो प्रो इंडिया है और जो प्रेसिडेंट साहब है वो एंटी इंडिया है। तो इट्स ओके, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं रिलेशनशिप में और इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। अब चूंकि मुइज़्ज़ू आए ही हैं एंटी इंडिया प्लान पे, उनको वोट ही इसी बात का मिला है, और अगर उनको वोट इस बात का मिला है तो उस प्रॉमिस को डिलीवर कर रहे हैं। ये कोई सरप्राइज तो होना नहीं चाहिए, एंड आई डोंट सी इट एज अ सरप्राइज एट ऑल। सो पॉइंट यही है कि दिस इज व्हाट इट इज, इस पे कोई बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ बिग गेम गोइंग ऑन। आज अगर इंडिया को झटका लगा माले में, तो ताइवान में क्या हुआ? आज वो बंदा जीता है जो चाइना को सिरे से पसंद नहीं करता, और ये झटका चाइना को इतनी तेज से लगा है कि चाइना सोच नहीं सकते। ताइवानीज आर प्रो इंडियन पीपल,
यहाँ तक कि जब गलवान वाला वो हुआ था एपिसोड, तो ट्विटर पे ताइवान की गवर्नमेंट ने भगवान राम का ऐसे फोटो करते हुए एक ट्विटर पे वो शेयर किया था जिसमें चाइना को एज अ डिविल दिखाया था, और दीपावली के मौके पे कि भगवान राम जो है डिविल को मार रहे हैं। तो उनके एंटी गवर्नमेंट जी नहीं है। अगर चाइना हैज बीन सक्सेसफुल टू ड्रिफ्ट मालदीव अवे फ्रॉम इंडिया, then it is high time that we should also explore the soft belly of China in form of Taiwan. अब ये तो चाइना को देखना है कि क्या वो इस ग्रेट गेम में एंटी इंडिया नैरेटिव और प्लान को ही अपना इंटरनेशनल पॉलिसी बनाना चाहते हैं अपने नियर नेबरहुड में। इफ दैट इज द गेम चाइना वांट्स टू प्ले, सो बी इट। हम इसमें अब क्या कर सकते हैं? कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे तो चलता ही रहेगा ना, रिलेशनशिप तो ऊपर नीचे चलते रहेंगे। मगर ये है कि अल्टीमेटली तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इंडियन ओशन रीजन में जो सॉवरेनिटी है वो तो इंडिया की चलेगी, और चाइना अगर ये चल रहा है कि एंटी इंडिया कंट्रीज को खड़ा करके, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन दे करके, पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन दे करके और सबको न्यूक्लियर वेपन दे के वो इंडिया को घुटनों पे ला देंगे, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम भी वी कैन प्ले द सेम गेम थ्रू वियतनाम को न्यूक्लियर वेपन दे के, उसके बाद ताइवान को असिस्ट करके, बिकॉज ताइवान इज मोर देन एबल टू क्रिएट इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन। बता दें कि पिछले कुछ सालों में चीन ने मालदीव को सैकड़ों करोड़ डॉलर का कर्जा दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं, चीन की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा यह भी है कि हर छोटे देश को पहले कर्जा देकर अपने जाल में फंसाओ, और जब उस देश को यह लगे कि वो कर्जा नहीं चुका सकता तो फिर अपनी मर्जी से उस देश की फॉरेन पॉलिसी चेंज करवा दो। पिछले काफी समय से चीन हिंद महासागर वाले एरिया में दखलंदाजी करने की भी कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश है कि श्रीलंका और मालदीव के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाकर इस इलाके में भारत का दबदबा कम किया जाए। मालदीव में भी कुछ विपक्षी पार्टियों को जब ये समझ में आ गया कि वो चीन से लिया अरबों डॉलर का कर्जा नहीं चुका सकते, तो वो इस तरह से भारत विरोध की पॉलिसी पर चलना ही उनकी मजबूरी हो गई। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोइजू और इन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता अब्दुल्ला यामीन, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी साबित होने पर 11 साल की सजा मिली थी, वो भी भारत के खिलाफ इसी तरह का जहर उगलते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू का भारतीय फौज को मालदीव से जाने के लिए कहना, फिर अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर भारत न आकर चाइना चले जाना, उनकी सरकार के 3 मंत्रियों का खुलेआम ट्विटर पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली देना, उनकी इसी जहरीली सोच का नतीजा है। मगर जैसा कि कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, इन 3 मंत्रियों ने भी चौड़े होकर जोश जोश में भारत और मोदी जी के खिलाफ बोल तो दिया, मगर मालदीव की सरकार को 10 मिनट में समझ में आ गया कि ये तो हमने उड़ता तीर ले लिया है। अरे भैया, कर्जा भले ही तुमने चीन से लिया है, मगर मालदीव का टूरिज्म चल तो भारतीयों के भरोसे रहा है। अकेले साल 2023 में 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए हैं। हर साल मालदीव आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी भारतीय ही होते हैं। यहां तक कि मालदीव देश भी भारत से गए डॉक्टरों और टीचर्स के भरोसे चल रहा है। वहां पर भारत की मदद से करोड़ों डॉलर की योजनाएं चल रही है। भारत सरकार ने 2 साल पहले मालदीव के 61 द्वीपों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए। कोविड के टाइम पर जब टूरिज्म बंद हो गया तो मालदीव के बुरे हालात थे, तब भारत ने 25 करोड़ डॉलर की उनको मदद की थी। और तो छोड़ो, अभी 5 जनवरी को ही वहां के एक प्लांट में आग लगने से पूरे देश में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया था, और अगले ही दिन भारत सरकार ने वहां पानी पहुंचाया। मतलब आप सिर्फ इस घटना से मालदीव की हैसियत का अंदाजा लगाइए। मतलब जो देश पीने के पानी तक के लिए भारत पर इस हद तक निर्भर है, वहां के कुछ छपरी मंत्री सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इससे ज्यादा कम अकली कुछ और हो सकती है क्या? बताइए। हेलो, अब आते हैं एहसान फरामोशी वाली बात। ये मोइजू और उनके छपरी मंत्री जो आज भारत को गाली दे रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि अगर भारत ना होता तो मालदीव में लोकतंत्र ही ना होता और न ही वहां के नेता बचते? ये भारत ही था जिसने मालदीव देश को एक नहीं कई बार बचा। How PLO-TE tried to take over their islands, how India came in and helped them. First they talked to Pakistan, then Sri Lanka. This is 1986. Then both of them declined. Then they go to US declines. Then they go to UK declines. But UK suggests to them, go talk to India. And it is India within 9 hours that they put together and make sure that the PLO-TE of Sri Lanka, People's Liberation Organization of Tamil Eelam, got neutralized, they got jailed, and that's how Maldives was saved. और मालदीव के कुछ कट्टर इस्लामिक नेता जो आज भारत को गाली दे रहे हैं, तो हमें भी उन्हें बताना पड़ रहा है फिर से कि भैया अपना थोड़ा सा अतीत जान लो कि कहां से बचे हो, किसने बचाया है। मालदीव का 1000 सालों का बौद्ध इतिहास और उससे पहले का हिंदू इतिहास छोड़िए भैया, मालदीव शब्द तो खुद संस्कृत भाषा के माला और द्वीप से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है द्वीपों की माला, यानी गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स।